जैसे ये हिमालय की जो नदियां है ना, इनका जो ओरिजिन होता है, जैसे आप गंगा नदी को ही ले लीजिए। गंगा नदी निकलती है गोमुख गंगोत्री से, है ना। एक ग्लेशियर है, काफी हाइट पर है, वहां से ये नदी निकलती है, काफी देर ढलान पर बहती है, उसके बाद मैदानों में आ जाती है और फाइनली फिर ये कहां पर, बंगाल की खाड़ी तक का अपना पूरा सफर तय करती है। जब मानसून वगैरह आता है ना, पहाड़ों में बहुत अच्छी भारी बारिश होती है, और जब पहाड़ों में अच्छी बारिश होती है तो नदी के अंदर पानी बहुत तेजी से आता है, रफ्तार से आता है। अब नदियां सोचो, आप पहाड़ों की ढलान पर बह के आ रही है, तो ये नदियां क्या करती है, रास्ते में अपने साथ जो भी छोटे बड़े कंकड़ पत्थर बड़ी चट्टाने सबको बहा के पहाड़ के नीचे लेके आ जाती है। समझ रहे, मानसून काल में पर्वत की ढलानों पर बहने वाली नदियों का पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और अपने साथ छोटे बड़े कंकड़ पत्थर और चट्टाने लेके आ जाता है। अब जैसे ही देखो पहाड़ की ढलानें खत्म होती है, जहां पर जैसे कोई ये पहाड़ है, इसकी ढलान जहां पे खत्म हो रही है ना, तो ये जो थोड़ा फ्लैट इलाका आ गया है, इसको अपन बोलते हैं पर्वतीय पद। इसको अपन क्या बोलते हैं, फुट हिल। क्या बोलते हैं, फुट हिल। जैसे ये पर्वतीय पद आते हैं तो यहां पर क्या होता है, नदी के साथ में जो छोटे बड़े कंकड़ पत्थर नदी लेके आई थी, वो नदी के दोनों तरफ, नदी के बीच में एक श्रृंखला के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, एक सीरीज के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। नदी के दोनों तरफ, नदी के बीच में आपको पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए मिलेंगे। आप ऋषिकेश चले जाओ, उससे थोड़ा ऊपर देवप्रयाग चले जाओ, आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये छोटे बड़े पत्थरों की जो श्रृंखला है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। भाबर क्षेत्र में क्या होता है, नदियां अदृश्य टाइप की हो जाती है। क्यों, सारा पानी तो पत्थरों के नीचे से बह रहा है, तो फिर आपको पानी दिखेगा कैसे, है ना। तो भाबर क्षेत्र क्या है, पर्वतीय पदों में नदी के किनारों पर पाई जाने वाले छोटे बड़े कंकड़ पत्थर और चट्टानों की जो श्रृंखला है, सीरीज है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। फिर देखो क्या होता है, नदी थोड़ी आगे बढ़ती है, जब थोड़ा बहुत मैदानों का टच आता है, नदी के किनारों पर क्या होने लग जाता है, नदी के किनारों पर दलदल बन जाता है। नदी के किनारों पर क्या बन जाता है, दलदल, आर्द्र क्षेत्र बन जाता है। नदी के किनारों पर दलदल या आर्द्र क्षेत्र बन जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, इस आर्द्र क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई। मतलब दलदल होता है ना, कीचड़ टाइप का बन जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, तराई बोलते हैं। हिमालय का जो तराई क्षेत्र है ना, वो अपने औषधीय वनों के लिए प्रसिद्ध है। समझ रहे हैं आप। इसके बाद आप देखिए नदी आगे बढ़ती है, नदी अपने साथ हमेशा मिट्टी बहा के लाती है। आप कभी हरिद्वार जाओ, आप वहां से कोई गंगा जल वगैरह भर के लाते हो, तो आप देखना, जब आप वो भर के लेके आते हो तो नदी का पानी बड़ा गंदला सा, मटमैला सा लगता है, बट थोड़ी देर आप पानी को, उस बर्तन को रख दो, सारी की सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो नदी के पानी में हमेशा मिट्टी होती है। और गंगा और इसकी जैसी जो सहायक नदियां हैं, ये बाढ़ तो लेके आती है। बाढ़ क्या है, नदी जब अपने किनारों को तोड़ के, नदी का पानी जो है वो अलग अलग खेतों में घुस जाए, घरों में घुस जाए, गांवों में घुस जाए, तो यही तो चीज बाढ़ होती है। अब नदी का पानी जब इन खेतों वगैरह में घुस जाता है, तो नदी के पानी में जो घुली हुई मिट्टी है, वो मिट्टी भी इन खेतों वगैरह में पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पानी सूखेगा, बाढ़ का पानी उतरेगा, है ना। हमेशा तो बाढ़ भरी हुई नहीं रहेगी ना, पानी भरा हुआ नहीं रहेगा, धीरे धीरे पानी कम होगा, कुछ वाष्पीकरण हो जाएगा, कुछ जमीन सोख लेगी, पर पूरे खेत के ऊपर नदी जो वो मिट्टी बहा के लाई थी ना, उस मिट्टी के जमाव हो जाएंगे पूरे खेत पर। नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी ये पूरे खेत पर जमा हो जाएगी, है ना। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई ये जो नई जलोढ़ मिट्टी है, न्यू एलुवियल सॉइल है, विच इज हाईली फर्टाइल, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इस मिट्टी को अपन क्या कहते हैं, खादर। उपजाऊ मिट्टी आ गई, फटाफट खेती कर लो, एक फसल दो फसल आपने निकाल ली, है ना। अब मिट्टी सूखती है, हवाएं चलती है, हवाएं इस मिट्टी को एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पर जाएंगी। अब मिट्टी का उपजाऊपन तो वैसे ही खत्म हो गया है, बाकी बची कुची कसर हवाओं ने ऊपर ऊपर की परत उड़ा के दूसरी तरफ ले जाके कर दी है। ऐसी मिट्टी जो यहां से उड़कर दूसरे इलाकों में चली जाती है, वहां पर जाकर ये मिट्टी ऊंचे इलाकों में जमा हो जाती है। उपजाऊपन इनका ज्यादा नहीं होता है, नदी के किनारों से ये बहुत दूर होती है। ऐसी अनुपजाऊ मिट्टी के लिए हमारे पास क्या शब्द है, बांगर शब्द है। हमारे पास क्या शब्द है, बांगर। समझ रहे, खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, निचले मैदानों में मिलती है। बांगर
नई बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ऊंचे मैदानी भागों में मिलती है, उपजाऊपन कम होता है या बिल्कुल ही बंजर होती है। क्या होता है, नदी के किनारों पर कई बार बहुत गहरे खड्डे हो जाते हैं, किनारों पर दूर दूर तक आपको खड्डे मिलते हैं। अब क्या होता है, इन खड्डों के अंदर नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है। अब जब नदी की धारा थोड़ी थोड़ी सिकुड़ती है ना, तो क्या होता है, धारा के सिकुड़ने से नदी के किनारों पर क्या है, ये छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, है ना। और इन गड्ढों में क्या होता है, नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है। इन गड्ढों में क्या होता है, नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसा ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे खड्डे होते हैं। तो ऐसे खड्डों को ही क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। भूड़ क्या है, नदी के किनारों पर पाए जाने वाले खड्डे जिनके में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, अपन भूड़ कहते हैं। फिर एक चीज अपन ने और देखी, रेह या कल्लर। रेह या कल्लर क्या होता है कि नदी के किनारे पर अक्सर क्या होता है, जैसे काफी दूर जब नदी के किनारों पर पानी वगैरह इकट्ठा होता है ना, तो पानी के सूखने के बाद वहां पर जमीन के ऊपर एक सफेद नमकीन परत आ जाती है, एक सफेद परत आ जाती है। थोड़ा दूर होता है, नदी का पानी है, कोई वहां पे इकट्ठा रहा था। अब क्या है, नदी के पानी में खनिज लवण भी तो खूब सारे होते हैं, है ना, मिनरल्स भी तो होते हैं। अब पानी जब सूखता है ना, तो ये जो मिनरल्स की परत है वो एकदम सफेद और ऐसे चमकीली टाइप की दिखाई देती है। तो ऐसी सफेद चमकीली परत को ही हम क्या कहते हैं, सफेद चमकीली परत को रेह या कल्लर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेह या कल्लर। तो आपको समझ में आया, भूड़ तो क्या है, खड्डे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। कल्लर क्या है, रेह क्या है, जमीन पे पानी सूखने पर एक सफेद रंग की परत आ जाती है, उसको रेह या कल्लर कहा जाता है। फाइनली देखिए, नदी अपने समापन पर पहुंच गई है। नदी का समापन कहां होता है, नदी का समापन समुद्रों के अंदर होता है। अगर कोई नदी समुद्र में गिरने से पहले अनेक छोटी छोटी धाराओं में बट जाए, नदी क्या हो, अनेक छोटी छोटी धाराओं में बट जाए, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं आप। ऐसा क्यों होता है, देखो, एक तो नदी में पानी बहुत कम हो जाता है, इतनी दूर तक नदी अपना पानी लेके जा रही है ना। एक तो क्या होता है, नदी के में पानी की बहुत कम मात्रा हो जाती है, दूसरा नदी का ढलान बहुत कम हो जाता है ना। ऐसी स्थिति में नदी समुद्र में गिरने से पहले अनेक छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है। अगर ये घटना हो जाए, नदी समुद्र में गिरने से पहले छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाए, तो फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा। समझ रहे आप। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती है, जिसको अपन सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा। समझ रहे आप। तो दोस्तों, इस एक चित्र के अंदर आपको पूरा के पूरा गंगा यमुना का मैदान समझना है। भाबर, नदी के किनारों पर पर्वतीय पदों में पाए जाने वाले पत्थर, तराई, दलदली क्षेत्र जहां पर वनस्पति उग जाती है, वो हिमालय की वनस्पति बड़ी उपजाऊ है यहाँ पर। खादर, नई जलोढ़ मिट्टी, बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, भूड़, नदी के किनारे पर खड्डे, रेह, जमीन के ऊपर आने वाली सफेद परत, डेल्टा, समुद्र में गिरने से पहले नदी का अनेक धाराओं में विभाजित हो जाना। ठीक है, अगली देखिए, अभी हम बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि भाबर कैसा दिखता है, तराई कैसी दिखती है और डेल्टा कैसा दिखता है। अभी बस अगली स्लाइड में आपको यही बताऊंगा। देखिए, आप अगली स्लाइड में आप देखिए कि आपको ये कैसा दिखाई देता है। ये देखिए आप दोस्तों, ये आपको एक पर्वतीय पद दिखाई दे रहा है ना। आप ये देखें, ये पहाड़ है पूरा, है ना। नदी यहां से बहकर आई है, ये नदी यहां से बहकर आई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नदी के किनारों पर चारों तरफ आपको छोटे बड़े पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं ना। यही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, यही क्षेत्र हमारा भाबर कहलाता है। आप जैसे यहां पर आ जाओ, अब आपको ये नदी के किनारे पर ये दलदल जैसा नहीं दिख रहा है, दूसरी तरफ वनस्पति, किनारे बहुत गीले रहते हैं, है ना। ऐसा क्षेत्र जो है इसको अपन तराई बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, तराई। अब जैसे मैं आपको डेल्टा बताऊं, भाई खादर मांगर तो मिट्टी है, वो मिट्टी का तो मैं बता नहीं सकता आपको, है ना। बट मैं आपको डेल्टा जरूर बता सकता हूं कि डेल्टा कैसा दिखाई देता है। नदियां जब समुद्र में गिरती है तो आप देखो कुछ इस टाइप की संरचना बन जाती है, इस टाइप की। आप ये देखिए, नदी समुद्र में गिरने से पहले क्या हुआ है, अनेक छोटी छोटी धाराओं में बट गई है, कुछ इस तरीके से। नदी के आप देखो जमीन के टुकड़े हो गए, ये इस तरीके से, है ना। तो ये पर्टिकुलर क्या है, ये है डेल्टा। अगर नदी सीधी समुद्र में जाके गिरे, आप देखो सीधी नदी कहां जाके गिरी है, समुद्र में। जहां पे पानी गिरता है ना, यहाँ पे क्या गहरा खड्डा भी हो जाता है। तो अगर नदियां अलग अलग धाराओं में बटने की बजाय
अगर सीधी जाके समुद्र में गिरे तो इसको अपन क्या कहते हैं, ज्वारमुख नद बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया डेल्टा और एस्चुरी। एस्चुरी आगे आएगी, मैं बता दूंगा। फिलहाल हमने किसकी बात कर ली, डेल्टा की।